नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने कल का वीडियो में बताया था आपको कि मैंने इतिहास शुरू किया, भारतीय इतिहास। तो कल मैंने इतिहास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताई थी। तो आज हमारा इतिहास का ही टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम क्रम से पढ़ाएंगे प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, और स्वतंत्रता संघर्ष। तो चलिए आज हमारा टॉपिक क्या है इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो प्राचीन भारतीय इतिहास है हमारा, उसकी जानकारी हमको जो है किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे हमको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो उसको हम सुविधा की दृष्टि से उसको कितने वर्गों में रख सकते हैं? कितने वर्गों में पुष्पेंद्र? 3 वर्गों में, है ना। पहला कौन है आपका? धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर आपका है विदेशी यात्रियों के विवरण। तीसरा है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। तो 3 श्रेणियों में रखा है। अब हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमको इतिहासकार नहीं बनना है। हमारा इंटरेस्ट क्या है कि कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो हमसे बन जाएं। तो हमने खास तौर से ये बात ध्यान में रखी है कि जो जो फैक्ट कंपटीशन में आते हैं, मैंने उन्हीं फैक्ट को बताया है, तो उनको आप भी जो है ध्यान में रखें, तो आपके क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। तो हम पहला कौन सा लेते हैं? आपका पहला लेते हैं हम धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ग्रंथ की बात हो रही है, ग्रंथ समझ रहे हैं आप, पुस्तकें, जो पुरानी पुस्तकें हैं, तो उनको एक साहित्यिक लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं? ग्रंथ बोल देते हैं। तो ग्रंथ की बात हो रही है। तो ग्रंथ भी आपके जो है 2 तरह के होते हैं, है ना। कुछ तो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे भारत में आपके हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, इनकी ये जन्मस्थली रहा है। तो इन धर्मों के भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए, तो वो भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले धार्मिक ग्रंथों की। तो धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन से आपके हैं? जैसे कि वेद है आपकी, तो वेद सुना होगा आपने, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद, सबसे नया वेद, नया वेद अथर्ववेद, है ना। चलिए हम ये वैदिक सप्ताह बताएंगे डिटेल से। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता भी आएगा, तो इसलिए हमने डिटेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तब हम बताएंगे। तो वेद हो गए आपके। फिर पुराण है आपके। तो पुराण बताया था हमने कल, कितने पुराण थे आपके? 18 पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? मत्स्य पुराण, है ना। फिर आपके वेदांग हैं, उपनिषद, रामायण, महाभारत, और बहुत सारे जैन धर्म के ग्रंथ हैं, और बहुत सारे जो है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो इनको हम जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तब इन ग्रंथों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम इसको संक्षेप में ले रहे हैं। फिर आप बात करते हैं हम ऐतिहासिक ग्रंथों की। तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई जिनका कोई धर्म से लेना देना नहीं था। तो ऐसी पुस्तकों को कोई पुरानी है, बहुत पहले लिखी गई, तो इस पुस्तकों को हम क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक पुस्तकें या ऐतिहासिक ग्रंथ। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका अर्थशास्त्र, बहुत फेमस प्राचीन ग्रंथ है ये ऐतिहासिक। तो इसके लेखक कौन थे आपके? चाणक्य थे। चाणक्य के 2 नाम और थे, ऐसा क्वेश्चन बना एग्जाम में। चाणक्य 3 नाम थे चाणक्य के, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों नाम से कोई नहीं आ सकता। ये पुस्तक किस विषय वस्तु क्या है इसकी? राजनीतिक पुस्तक है ना। लगता हमको ऐसे कि धार्मिक पुस्तक होगी, कोई पैसे वाली पुस्तक होगी, अर्थशास्त्र, कोई रुपया पैसे के बारे में बात जानकारी होगी, कोई आर्थिक जानकारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुस्तक कैसी है? राजनीतिक है। फिर हम देखते हैं अगली पुस्तक आपकी जो है वो मुद्रा राक्षस पुस्तक है। तो इसके लेखक कौन है आपके? विशाखादत्त। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। फिर आपका एक पुस्तक है आपकी हर्षचरित्र। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है आपके? बाणभट्ट। तो हर्षचरित्र, हर्षवर्धन जो है प्रसिद्ध शासक थे, उनके ही दरबारी कवि कौन थे आपके? बाणभट्ट थे। तो उन्हीं ने जो है वो अपने जो राजा थे उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा। उस पुस्तक का नाम क्या था आपका? क्या था? हर्षचरित्र। फिर अगली पुस्तक एक बहुत फेमस पुस्तक है, ये एग्जाम में आती है आपकी, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है आपके? कल्हड़। राजतरंगिणी की पुस्तक कौन है? कल्हड़। और एक क्वेश्चन आपका श्योर बनता है कि किस पुस्तक से हमको जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजतरंगिणी पुस्तक जो है वो, क्योंकि कश्मीर में भी राजतंत्र था उस समय,
तो कश्मीर में कौन कौन से राजा हुए, उनकी क्या स्थितियाँ थी, उसकी बहुत सारी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, राज तरंगिणी पुस्तक में मिलती है। तो उससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हो गए, कल्हड़, और दूसरा क्या बनता है कि कश्मीर का इतिहास हमको कहाँ से मिलता है, तो हमको कहाँ से मिलता है, राज तरंगिणी से मिलता है। फिर आपकी कालिदास भी एक प्रसिद्ध लेखक थे, आपके संस्कृत के लेखक थे, तो उनकी भी 7 पुस्तकें थीं। तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे कि आगे आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पुस्तकों के नाम नहीं बता रहे हैं। फिर दूसरा स्रोत कौन सा हमारा है, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो भारत हमेशा ही लोगों के लिए एक जो है वो अद्भुत का चीज़ बना हुआ रहा है ना। तो बहुत सारे विदेशी व्यक्ति भी आए और उन्होंने भारत का भ्रमण किया और भारत के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। तो जो उन्होंने लिखा तो वो उस समय के बारे में लिखा, तो उनके लिखने से हमको उस समय के बारे में क्या होता था, कैसे होता था, वो हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने बहुत सारे आए हैं, लेकिन हमने केवल उन लोगों को छांट के रखा है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पहला हमने देखा आपका कौन है, फाहियान। ये कौन था, चीनी यात्री था। कहाँ से आया था ये, चीन से आया था, चीनी यात्री था। और किसके दरबार में आया था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त बहुत सारे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। किसके समय, द्वितीय के समय, है ना। और अगला लेखक आपका जो है वो कौन है, आपका ह्वेनसांग। ये भी चीनी यात्री था। ये सब लोग बौद्ध थे, है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इनका इंटरेस्ट भारत में यही था कि बौद्ध धर्म का भारत में ही उदय हुआ था। तो बहुत सारी धार्मिक जानकारियाँ कहाँ पे थी, भारत में अवेलेबल थी। तो कुल मिला के उन्हीं जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए ये भारत में आए हुए थे। तो ह्वेनसांग किसके समय भारत आया, हर्षवर्धन के समय। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं अपन, ट्रिक से, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन आया था। और इसने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, वो थी CU की, या इसको हिंदी बोलेंगे भारत की खोज। लिख लीजिए कहीं पे आप लोग उसको, भारत की खोज, ये नाम भी मिल सकता है, या भारत की खोज। तो भारत की खोज 2 पुस्तकें हैं, एक आपके जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखी है भारत की खोज, है ना, भारत की खोज नेहरू ने भी लिखी है और इनने भी लिखी है। तो हमको समझ जाएंगे कि हम कहाँ से पूछ रहा वो। तो CU की, इसका हिंदी का नाम क्या है, भारत की खोज। तो इस पुस्तक में हमको हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और एक क्वेश्चन आपका ऐसा एग्जाम पूछा गया है कि कौन सा चीनी यात्री जो है वो इसने भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, कहाँ पे है, बिहार के पटना में है, तो वहाँ पे उसने अध्ययन किया काफ़ी वर्षों तक। तो वो कौन था आपका, ह्वेनसांग था। तो ह्वेनसांग ने क्या किया, ये आपका ह्वेनसांग कहाँ गई है, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया। फिर अगला कौन है आपका, अगला है क्या, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, या किसका राजदूत था, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। और किसके दरबार में आया था ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्यों आया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तो एक प्रकार से सेल्यूकस ने अपने दूत को जो है वो एक समझौते के तौर पर भेजा था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। लेकिन ये काफ़ी व्यवहार कुशल था, बहुत अच्छा मीठा बोलता था ये, और बहुत विद्वान था ये। तो चंद्रगुप्त को पसंद आया, तो चंद्रगुप्त ने अपने दरबार में ही जो है इनको शरण दे दी और फिर चंद्रगुप्त के साथ ही रहे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक कौन सी आपकी, इंडिका। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता काफ़ी। इंडिका पुस्तक किसने लिखी, मेगस्थनीज ने। इसको हम कैसे याद रखें, एक है मेक इन इंडिया, सुनो, मेक इन इंडिया एक नारा है ना, ये मेक इन इंडिया, मैंने जो चीज़ें भारत बनी उसको क्या बोलते हैं, पर मेक इन इंडिया। इसी में दोनों नाम छुपे हुए हैं। तो मे से बना लीजिए, क्या बना लिया, मेगस्थनीज, ठीक है, और ई से इंडिया तो लिखा ही है आगे, तो इंडिका याद रख लीजिए उससे। तो मेक इन इंडिया में हमको लेखक के और पुस्तक के दोनों के नाम इसमें आ रहे हैं, हमको याद रहेगा। तो लिख लो, आप लोग लिख लो इसको, मेक इन इंडिया बना लो ताकि भूलो ना आगे जा करके, है ना। उसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा अपना, इतना नोट इतना लिखिए कि आप समझ जाओ उसको बस पढ़ने पे, है ना।
आप समझ जाओ, क्योंकि आपको कोई दूसरे को नहीं देना पढ़ने के लिए, आपको खुद ही पढ़ना है, आपको जो है वो खुद ही पढ़ना है। ये पंखा चल क्यों नहीं रहा, ये चलता है, ये इससे हवा बनती रहती है। आपकी गर्मी तो है ही है, कोई डोरी वोरी खींचा है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला विद्वान कौन है आपका यात्री? अल बरूनी। तो अल बरूनी एक बहुत ही महान व्यक्ति था, जैसा हमने बताया। ये लेखक भी था, पुस्तकें भी लिखी, और क्या था? गणितज्ञ भी था, और ज्योतिषी भी जानता था अच्छी खासी ये। तो ये किसी दरबार में नहीं आया था, ये एक आक्रमणकारी था। कौन था? महमूद गजनबी। तो वो ही अपने साथ इसको लाया हुआ था, क्योंकि भाई अपने संग दरबार, अच्छे दरबारी लोगों को चलते, लेकिन वहाँ कि दरबारी कुछ दरबार मानने के लिए दरबारी बोलते हैं उनको, नहीं बोलते दरबार मार रहे हैं, बोलते हैं दरबार, थोड़ा दरबार मार ली, मैंने क्या बातचीत कर ली। तो उसी से दरबारी पड़ा, जो आसपास बैठ करके हमसे दरबार करते हैं, इससे हम उसी से क्या शब्द बन गया आपका? दरबारी शब्द बन गया। तो ये दरबारी ही था। किसका दरबारी था? महमूद गजनबी का था, और उसी के साथ भारत आया। और इसने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक एग्जाम में खूब पूछी गई, कई बार पूछी गई है। पुस्तक कौन थी आपकी? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, भारत की एक खोज। फिर अगला आपका पुरातात्विक साक्ष्य। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लिख सकते हैं। जैसे अभिलेख है आपके, है ना, जैसे अशोक के अब बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, उससे हमको अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। फिर सिक्के हैं, तो उस समय के राजा क्या करते थे? अपने सिक्के जारी करते थे, तो उस सिक्के में लिखने की परंपरा भी थी, तो उससे भी हमको उस समय की जानकारी मिलती थी। भाई किसके सिक्के हैं? ये बोले गुप्तकालीन सिक्के हैं। किस धातु के? किस धातु के हैं? बोले यार ये तो स्वर्ण के सिक्के हैं। तो ये जानकारी मिल गई ना, गुप्त काल में जो है वो स्वर्ण के सिक्के जारी किए जाते थे। हो गया जानकारी ना, हमको अंदाजा लगा लिया ना हमने। तो फिर आपके स्मारक, तो बहुत सारी इमारतें, फिर भवन, फिर आपकी उस समय चित्रकला काफ़ी मिलती है हमको। अवशेष, बहुत सारे ऐसे भवन थे जो गिर गए, दब गए, लेकिन जब हम उनको देखा तो उनके बहुत सारे अवशेषों से भी हमको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। फिर आपकी जो है वो मूर्तियाँ और स्तूप। तो ये आपके किस में आते हैं? सब पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है या है, तो ये सभी कौन से हैं? ये पुरातात्विक हैं। माने ये ऐसा नहीं कि हमारे पास जो सिक्का लिए, 5 का सिक्का लिए, वो पुरातात्विक है, वो पुरातात्विक नहीं है। जो प्राचीन सिक्के हैं वो पुरातात्विक हैं। ये पुरातात्विक हो जाएंगे आगे चल के, आगे चल के ये पुरातात्विक हो जाएंगे, लेकिन अभी हमारे जो पास जो सिक्के हैं वो पुरातात्विक नहीं हैं। अब कुछ इस पर फैक्ट निकलते हैं, जैसे कि भारत में शिलालेखन या शिलालेख की शुरुआत किसने की? माने शिला माने होता है, क्या होता है? पत्थर, और लिखना माने उस पर लिखना, शिलालेख माने उस पर लिखना। तो इस परंपरा किसने शुरू किया? किसने किया? अशोक ने। किसने किया? आपके अशोक ने किया। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखना किसने शुरू किया? तो किसने किया? यवन शासकों ने। यवन शासकों ने जो है वो, अभी यवन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल करके, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है वो लिखना शुरू किया। और एक सिक्का ऐसा है जिस पे राजा को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, और बाद में इतिहासकारों ने ये मत व्यक्त किया कि राजा कौन थे? आपके समुद्रगुप्त थे। और क्या कौन सा वादन बजा रहे थे? बीड़ा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता ना कि भाई समुद्रगुप्त जो है वो संगीत का प्रेमी था, तभी तो बजा रहा था बीड़ा। अगर क्रिकेट का प्रेमी होता तो बल्ला लेके चलता, युद्ध का प्रेमी होता तो तलवार कुछ भाला साला लिए रहता। तो क्या लिए था? वो बीड़ा लिए था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत का प्रेमी था, है ना। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। और यहाँ पे ये भी बता दें हम थोड़ा सा, तो आया है बीड़ा शब्द, तो ये सबसे प्राचीन यंत्र है भारतीय का, सबसे प्राचीन वादन यंत्र है ये। क्वेश्चन व्यापम में आ चुका है आपके MP के।
कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो कौन सा है? वीणा। कैसे याद रखेंगे भाई? माता सरस्वती बहुत पुरानी है, वो बजाया करती थी इसको। फिर अगला आपका एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सिक्के थे, सबसे पहले सिक्के सोने के सिक्के जारी किए जाते थे, जितना उसका मूल्य होता था उतनी उसमें धातु होती थी। फिर चांदी के सिक्के जारी किए गए। फिर जब इन धातुओं की कमी होने लगी तो गिलेट वगैरह के हैं, पीतल के हैं, कांसे के हैं, इस तरह के सिक्के जारी होने लगे। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के माने स्वर्ण के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण वंश ने। कुषाण वंश, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल कर कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख फेमस वंश था आपका ये। कुषाण वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख फेमस वंश था। तो ये टॉपिक था, छोटा टॉपिक था। और हमारा कल का टॉपिक हमारा होगा, हम चलेंगे मुख्य रूप से, चलिए हम चलेंगे सीधे, थोड़ा सा हम पाषाण काल के बारे में बताएंगे, है ना, कि सबसे प्राचीन काल पाषाण काल था। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। तो उस जब मानव का उद्भव हुआ, फिर धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, है ना, और धीरे धीरे विकास निरंतर होता जा रहा है। तो जो मानव की प्रारंभिक अवस्था थी, जब वो पाषाण पत्थर से परिचित था, वो पत्थर का उपयोग करता था, शिकार करने के लिए पत्थर का उपयोग करता था। फिर धीरे धीरे जो है वो विकसित होता गया। तो हम थोड़ा सा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से हम वो चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्जाम में आती हैं आपकी। तो मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? इतिहास का ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है ये। इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरा ये प्रयास है कि इतिहास जो है मैं इस प्लेटफार्म में ही पूरा करूँगा। क्लास में है, बच्चे बैठे हुए ना? यस सर। है ना, तो बच्चे बैठे हुए हैं, उसी हम क्लास ले रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ाया भी है और बच्चे भी खुश रहते हैं कि वीडियो बना दो, ताकि फिर बाद में कैसे कुछ लोग नहीं लिख पाते उस ढंग से, या कुछ कभी लिखने में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो वीडियो भी देखकर खाली समय वीडियो देख सकते हैं वो, जिससे नॉलेज प्राप्त हो सकती है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।